बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मुख्तसर सा तारीफ साजिद साहब ने आपको करवा दिया है। इस वक्त मैं सिंध के अंदर जतोई फार्म पे भी एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। वहाँ पे तकरीबन 500 एकड़ पे आर्चर्ड्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। और राइस की हाई यील्ड लेने के लिए तकरीबन 1000 एकड़ पे काम कर रहा हूँ। और सिंध की मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर टनल फार्मिंग और फैसलाबाद के गिरदनवा में पपाया। ये फार्म की जो वीडियोस अभी चल रही हैं, ये चन्योट में लगाया गया था। और इसकी जो सोइंग डेट थी वो हमारी नवंबर के महीने की थी। बेसिकली इसको तरबूज के साथ जो था वो इंटरक्रॉप किया गया था और ऊपर इसके वॉकिंग टनल जो है वो बना दिया गया था। तो ये आज से कुछ एक हफ्ता पहले की ये वीडियोस और तस्वीरें हैं। अब मैं आपको अच्छी पैदावार या अच्छा प्लांट्स या इसमें नाकामी क्या है, थोड़ी सी वो चीजें आपको बताऊंगा। ये चीजें इंशाल्लाह आपकी तमाम फसलों के लिए आपको कारआमद रहेंगी। नंबर वन, अभी तक मैंने जो देखा है जितने भी फार्म्स की नाकामी हुई है या हम मैक्सिमम जो अपनी यील्ड है उसको नहीं ले सके, तो उसके पीछे बुनियादी तौर पे 3 फैक्टर्स हैं। नंबर वन, हमारी जो मैनेजमेंट होती है। नंबर टू, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। नंबर थ्री पे आ जाता है इंसेक्ट्स और जो आपकी बीमारियां हैं, इनको आप जो है वो कैसे कंट्रोल करते हैं। मैनेजमेंट की हद तक जब हम बात करें, इंसान और पौधा तकरीबन एक जैसा है, दोनों की न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट एक जैसी है। जब हम किसी चीज को डिले के अंदर डालते हैं ना, कि अगर आप आज पौधे को एक चीज चाहिए तो आप उसको कल देने की कोशिश करेंगे, तो ये कभी भी आप अच्छी पैदावार उससे जो है वो नहीं ले सकेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम फर्टिलाइजर्स और सॉइल के रोल के ऊपर। देखिए, सबसे पहले जो हमें समझना पड़ेगा, पाकिस्तान की जो सॉइल्स हैं, इनकी पीएच वैल्यू जो है वो हाई है। 8 से ऊपर ऊपर इनकी पीएच है। जब इतनी ज्यादा पीएच होती है तो इसके अंदर आपको न्यूट्रेंट की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। और फिर दूसरा, इसके अंदर क्लोराइड्स की मकदार ज्यादा है। पाकिस्तान दुनिया के उन खितों में वाक़या है जहां पे क्लोराइड्स बजाय नीचे जाने के ऊपर की तरफ जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं। और बदकिस्मती से फिर हम खाते भी ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें एक तो क्लोराइड्स ज्यादा है, दूसरा जिनकी पीएच बहुत ज्यादा है। आपने अक्सर सुना होगा कि ऑर्गेनिक मैटर 3% होना चाहिए जमीन में एक अच्छी यानी काश्तकारी करने के लिए। तो वो ऑर्गेनिक मैटर क्यों जरूरी होता है उसको मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। देखें, जो हमारी सॉइल है ये बेसिकली क्ले, सिल्ट, सैंड और ऑर्गेनिक मैटर पे मुश्तमिल है। जितने भी हमारे क्ले वाले पार्टिकल्स होते हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे ही हम कोई फर्टिलाइजर डालते हैं, जैसे लाइक मैंने फास्फोरस डाली है, तो उसका पॉजिटिव चार्ज जब जाएगा तो वो जो क्ले के कोलाइडल सल्फस वाला नेगेटिव चार्ज है उसको पकड़ लेगा, वो पौधे को अवेलेबल नहीं होगा। इस सारे अमल को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो है उनको ऐड कर देते हैं। ऑर्गेनिक मैटर में आपकी वेल डीकम्पोज जो है वो रूढ़ी भी हो सकती है, आप जंतर भी लगवा सकते हैं। ये उसको प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा। प्रोटॉन ये जब उसको पॉजिटिव दे देगा तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में जुड़ जाएंगे। और जो आप फर्टिलाइजर्स की शक्ल में देंगे तो वो सारे आपके कटैन जो पॉजिटिव है वो सारे के सारे जो है वो पौधा अपटेक कर लेगा। तो जब भी आपने पपीता काश्त करना है या कोई भी आप काश्तकारी करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें अपनी जमीन को बेहतर करने की कोशिश करें, उसमें उसका ऑर्गेनिक मैटर पूरा करें। ऑर्गेनिक मैटर पूरा करने के बाद आप उसमें अगर थोड़ा सा इसमें साल्ट्स की रेशियो ज्यादा है तो उसके अंदर आप जिप्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि एक दफा आपके साल्ट्स में वो सारे लीच डाउन हो जाए। तो अभी मैं चलता हूँ फर्टिलाइजर्स के रोल के ऊपर कि बैलेंस फर्टिलाइजर जो रोल है वो क्या है। बेसिकली कोई भी जो पौधा होता है उसके जो जरूरी उसको 16 अज्जा चाहिए होते हैं। उसके विदाउट जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता। कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई उसको तकलीफ, दुख दर्द जो है ना वो आएगा। इस चीज को समझाने से पहले मैं एक मिसाल देता हूँ कि कोरोना के दिनों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग थे उन्होंने एहतियात नहीं की थी। वो यही कहते थे कि यार अपना खैर ही देखी जाएगी जो होएगा।
कंपैरेटिवली जिन लोगों ने एहतियात भी की तो वो उससे मुतासर भी हुए। इट्स मीन के जो लोग जिन्होंने इस बात पे छोड़ा कि यार देखी जाएगी, उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो था वो बेहतर था। इंसान का इम्यून सिस्टम और पौधे का इम्यून सिस्टम जो है ये न्यूट्रेंट की बेस के ऊपर ही बनता है। जब तक हम न्यूट्रेंट उसको प्रॉपर नहीं देंगे, कोई एक न्यूट्रेंट या बॉडी में या पौधे के अंदर कम होता है, उससे मसले मसाइल जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। अभी जब मैं ये वन बाय वन आपके सामने डिस्कस करूंगा तो ये आपको समझ आना शुरू हो जाएंगे। जो हमारे 16 एलिमेंट्स हैं, जब हम इनको डिवाइड करते हैं क्लासिफिकेशन के लिहाज से, तो फर्स्ट 3 जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट, जिससे पौधा तश्कील पाता है। वो है हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये अल्लाह ताला ने अपने पास रखा हुआ है, और ये हमें मुफ्त में लिटरेचर या रिसर्च ये कहती है कि अगर एक दिन के अंदर खाली हमें कार्बन देनी पड़ती तो शायद हमें 200 बैग देने पड़ते, हम डालते हुए थक जाते। और अल्लाह ताला ने ये हमें ये चीज मुफ्त में पानी के जरिए और हवा के जरिए इसको हमें मुफ्त में प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, उसके बाद आते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास आ जाता है एन, पी और के। नाइट्रोजन, फास्फोरस, के पोटाश को कहते हैं, के स्टैंड फॉर कैलियम, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब पोटाश होता है। नाइट्रोजन जो होता है ये पौधे की सबज हिस्से की ग्रोथ करवाने के लिए जो है वो किया जाता है, या फ्रूटिंग को एनहांस करने के लिए, या क्लोरोफिल की मकदार को पूरा करने के लिए। इसी तरीके से आगे आ जाती है फास्फोरस। फास्फोरस जो है ये आपकी रूट्स की डेवलपमेंट करवाती है, एनर्जी साइकिल्स चलाती है, आपके फ्लावर्स निकालती है। आगे आ जाता है पोटाश। पोटाश का काम ही होता है फल का साइज बेहतर करना, उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस डेवलप करना, उसके अंदर मिठास पैदा करना। बाकी जो हमारे पास पीछे बचते हैं 9, 9 जो होते हैं ये होते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। इसमें हमारे पास कैल्शियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, सल्फर आ जाता है, जिंक है, कॉपर है, मोलिब्डेनियम है, बोरान है, ये सारी चीजें। अब जब हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारा फार्मर कभी भी इसको पढ़ के इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करता। आप किसी पढ़े से पढ़े लिखे बंदे से भी पूछ लें कि आप जो यूरिया डालते हैं ये क्यों डालते हैं, उसके पास सिर्फ एक ही जवाब होगा कि ये सब्ज जो है ना पौधे को बहुत अच्छा जी सब्ज कर देती है। हालांकि जब हम यूरिया देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूरिया इस्तेमाल ना करें, सिर्फ जो बीच में एक छोटा सा पॉइंट है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम हाई पीएच वाली सॉइल में यूरिया को अप्लाई करते हैं तो वो जमीन में रिएक्शन करने के साथ सबसे पहली जिस चीज के अंदर कन्वर्ट होगा वो आपकी अमोनिया गैस होगी। और अमोनिया गैस कितनी खतरनाक होती है, जैसे ही वो पत्तों के साथ टच करती है तो आपकी फंगस की बीमारियों को जो है वो आने के काफी ज्यादा जो है वो चांसेस होते हैं। इसको पाकिस्तानी सॉइल्स के लिहाज से सस्ता और इफेक्टिव करने के लिए जब भी आपने यूरिया इस्तेमाल करना है उसके अंदर आपने सल्फर का लाजमन इस्तेमाल करना है। सल्फर जो है इसको कन्वर्ट कर देगा अमोनियम सल्फेट की शक्ल में। जो उसका प्रोसेस जो था अमोनिया वाला वो खत्म हो जाएगा, और जो है अपना अमोनियम गैस खत्म करके तो ये नाइट्रेट की शक्ल में पौधा इसको अपटेक कर देगा, और साथ में आपकी जमीन की जो पीएच वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को बेहतर कर देगा। दूसरे नंबर पे फास्फोरस आ जाती है। यहाँ पे तकरीबन 99% फार्मर डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि डीएपी की अपनी पीएच वैल्यू 8 से ऊपर है। जब आप 8.5 वाली जमीन में 8 वाली खाद डालेंगे तो आपका पौधा रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 5% खाद लेता है, बाकी 95% खाद जो है वो जाया कर देता है। इसके लिए इस फॉर्म के ऊपर जो हमने जो करके देखा है कि आपका मोनो अमोनियम फास्फेट 126100 या फास्फोरिक एसिड, इन दोनों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। कम मकदार में इस्तेमाल की गई है और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बड़े शानदार किस्म के मिले हैं। अगर आपने डीएपी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, अभी तो खैर उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा है, अगर उसकी प्राइसेस डाउन हो तो उसके साथ आपने ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना है जो कि जाके जमीन के अंदर बॉन्ड ना बनाए। उसके लिए सबसे अच्छी चीज आपके पास ह्यूमिक एसिड हो सकता है, या वेल डीकम्पोज जो आपकी कंपोस्ट होती है, आप वो को 20-25 किलो के साथ उसको ऐड करें,
तो उसके साथ जब आप फ्लड करवाएंगे तो उसकी जो है वो अवेलेबिलिटी रेशो जो है वो बढ़ जाएगी। तो जो फर्टिलाइजर है वो आपने उस फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करनी है जिस फॉर्म के अंदर पौधे को अवेलेबल होती है। जैसे मैंने बताया कि इस फॉर्म के ऊपर हमने मोनो अमोनियम फास्फेट का इस्तेमाल किया है। कम पीएच होने की वजह से उसकी अवेलेबिलिटी अच्छी रही है, एंड तक रही है, और अभी तक भी पौधा जो है वो खुराक को बड़े अच्छे तरीके से अपटेक कर रहा है। इसी तरीके से फिर हमारी पोटाश आ जाती है। तो अब इस्तेमाल को अगर हम समझें कि जब हमने पौधे को शिफ्ट किया था तो उस वक्त इसको सबसे ज्यादा जो जरूरत थी वो थी फास्फोरस की, क्योंकि इसने अपनी रूट्स को जो है वो डेवलप करवाना था। उसके बाद फिर साथ नाइट्रोजन की जरूरत थी, और थोड़ी सी मकदार हमने पोटाश की इसलिए डाल दी ताकि पौधे के अंदर डिजीज के खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस पैदा होती रहे। जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू द स्टेज हम इसको वो वाली फर्टिलाइजर देते रहे जो पौधे की नीड थी। एक वक्त तक हम नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऊपर है, अब हम इस वक्त नाइट्रोजन और हाई पोटाश के ऊपर चल रहे हैं अलॉन्ग विद द ट्रेस एलिमेंट्स। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे ट्रेस एलिमेंट्स हैं। ट्रेस एलिमेंट्स को आपने जब कभी भी इस्तेमाल करना है, ट्रेस से पहले ही जाहिर हो रहा है कि ट्रेस थोड़ी मकदार में, कम मकदार के अंदर ये चाहिए होते हैं। इनको आपने जैसे लाइक आपको पूरे एकड़ में पूरे सीजन के लिए शायद ये 10 किलो रिक्वायर्ड नहीं, लेकिन ये आपने चिलेटेड हालत के अंदर जो है वो इस्तेमाल करने हैं। लफ्ज याद रख लीजिएगा, चिलेटेड फार्मुलेशन से फायदा ही होता है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता, ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, और फिर ये किसी के साथ अपना बॉन्ड नहीं बनाता। जैसे हम अपनी जमीनों में, आपने अक्सर सुना होगा कि कहते हैं कि अगर आपने जिंक देनी है तो फास्फोरस के साथ आपने इसका 15 दिन का गैप रखना है। वही क्योंकि वो उसके साथ बॉन्ड बना लेता है तो वो पौधे को अनअवेलेबल हो जाता है। अगर हम उसको चिलेटेड हालत के अंदर इस्तेमाल करेंगे किसी भी एलिमेंट्स को, जो कि खासतौर पे हमारे मेटल है जैसे कॉपर वगैरह, तो ये पौधे को फौरी तौर के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे और प्लांट्स की जो है वो सारी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम बहुत एक अहम एलिमेंट है उसके मैं आपको फायदे बता देता हूँ कि वो ये है कि बोरान है। हम अक्सर कह देते हैं यार मौसम में अति तब्दीलियां आ गई हैं या ये मसला हुआ है। उसके जो वर्ष में पैदा होता है वो क्या होता है कि पौधा जैसे ही कुछ स्ट्रेस बर्दाश्त करता है तो वो अपने जो बच्चे हैं, जो उसका फल है या फूल है, उसको गिराना शुरू कर देता है। इट्स मीन कि उसके अंदर कोई केमिकल तो कम हुआ है ना उस स्ट्रेस के अगेंस्ट, जो उसको जो है वो गिरा रहा है या फ्रूट अबॉर्शन आ रहा है। तो उसके लिए हम फिर क्या है, बोरान या बोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। आप गंदम के ऊपर या कोई भी फसल जब ग्रोथ की हालत के ऊपर हो, जब स्पाइक्स निकल रहे हो या उसकी पोलिनेशन हो रही हो, आप खाली उसके ऊपर बोरान का स्प्रे करा के देख लें बोरिक एसिड की शक्ल में, आपकी प्रोडक्शन 7 to 8% इसी फार्मूले करने से जो है वो बेहतर हो जाएगी। इसी तरीके से मैग्नीज बड़ी थोड़ी मकदार में पौधे को चाहिए होता है। ये पौधे के अंदर जो है वो गूंद पैदा करता है, फल और डंडी को आपस में जो जोड़ के रखता है, जो गूंद प्रोड्यूस होती है वो आपकी मैग्नीज से होती है। अब कैल्शियम है, हमारी जमीनें अक्सर साइंटिस्ट कहते हैं जी कैल्शियम से बनी हुई है, देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है पौधे के अंदर। आप एक्सपीरियंस करके देखिएगा, जब कभी आप कैन गुआरा की शक्ल में खाद देते हैं तो आपके प्लांट्स बड़े लश ग्रीन हो जाते हैं। उसकी रीजन क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम भी होती है। कैल्शियम के जिम्मे दो बहुत बड़े काम है जो उसने सर अंजाम देने होते हैं। जो आपके प्लांट्स की दो तरह की रूट्स होती हैं, एक को हम कहते हैं एंकरेज रूट और दूसरे को हम कहते हैं फीडिंग रूट्स। फीडिंग रूट्स एक वक्त तक बनती हैं फिर खत्म हो जाती हैं। ये प्लांट को फीड भी कराती हैं खुराक, और जितने भी हमारे टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं उनको ये रोकती है। अच्छा, तो जो ये बनानी होती है ये काम जो होता है वो कैल्शियम का होता है। जिस फसल को आप कैल्शियम देंगे उसमें आप सिचुएशन देखिएगा उसकी बहुत ज्यादा जो है वो दूसरों से डिफरेंस होगी, उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अब ये वाली जब हम खाते हैं अकॉर्डिंग टू द सॉइल या पौधे की स्टेज के लिहाज से, ये जब हम जमीन के अंदर अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद पौधा इसको अपनी रूट्स के जरिए लेता है, जाइलम फ्लूइड का प्रोसेस होता है और पत्तों के अंदर जाके जो रोशनी के जरिए एक अमल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, एट द एंड जो चीज बनती है उसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स हम कहते हैं होल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन।
उसमें शुगर भी है, अपना चीजें भी है। और एट द एंड जो चीज होती है, जो पौधे के अंदर होती है, वो होते हैं उसके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, PGRs। जैसे कि हर हर इंसान में, पौधे में, वो PGR उसको बताएगा कि अब मैंने कौन सा काम करना है। मैं आपको मिसाल के तौर के ऊपर कहता हूँ कि हम इंसान ने खुश रहना होता है तो उसके लिए उसको सेरोटोनिन की जरूरत होगी। उसमें सेंस ऑफ अचीवमेंट कुछ करने के लिए उसको करना पड़ेगा, तो डोपामाइन चाहिए होता है। ठीक है जी। इसी तरीके से जब पौधे को आपने वेजिटेटिव ग्रोथ करवानी होती है, जब आप चाहते हैं कि इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी बढ़े, तो हम उसके लिए जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे जो है वो रिकमेंड करते हैं। अच्छा, जब पौधा लगाने से पहले अगर आप IBA का 5 ppm के सोल्यूशन के अंदर उसको डिप करके लगाएंगे, या जैसे गंदम या किसी चीज बीज के ऊपर स्प्रे करेंगे, उसकी जर्मिनेशन भी 100% होगी। और उसकी रूट्स आप चेक कीजिएगा कि उनकी लेंथ, उनकी चौड़ाई, हर लिहाज से वो बहुत बेहतर होगी। अब आप समझते हैं कि मेरा फ्रूट लग गया है लेकिन वो पक नहीं रहा, मौसमियाती उसमें कोई तब्दीली की वजह से पौधा स्ट्रेस के अंदर है, तो आप उस पे NAA, नफ्थाइल एसिटिक एसिड, जो कि प्लानोफिक्स या फाइटोफिक्स के नाम के ऊपर जो है वो मार्केट में मिलती है, उसको किसी भी अच्छे अमाइनो एसिड्स के साथ मिला के जब स्प्रे करते हैं, तो प्लांट फिर जो है अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ को रोक देगा, फिर वो अपनी फल वाली प्रोडक्शन की तरफ चलेगा। तो आपकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से एक आप एलिमेंट शायद आपने सुना हो, अब्सेसिक एसिड। अब्सेसिक एसिड का ये काम होता है कि ये पौधे के अंदर अलार्मिंग सिचुएशन पैदा करता है। जैसे ही मौसम तब्दील होता है, अगर ये एक्टिवेट हो जाए तो हमारी जैसे ये गंदम में पिछले साल हुआ था कि अचानक गर्मी आने से उसकी प्रोडक्शन कम हुई। अगर उन दिनों में हम अब्सेसिक एसिड का इस्तेमाल कर लेते, जो कि फुलविक एसिड के अंदर काफी हद तक पाया जाता है, तो हम अपनी प्रोडक्शन को जो थे वो बचा सकते थे। तो हमने इन सारी चीजों को देखते हुए, जमीन को देखते हुए, एनवायरनमेंट को देखते हुए, इसके अंदर फर्टिलाइजर का बैलेंस यूज करना है। अनजस्टिफाइड हमने खाद का यूज नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि फर्टिलाइजर का हम कम इस्तेमाल करें और अच्छे रिजल्ट्स लें, तो आप अपनी जमीन का ऑर्गेनिक मैटर बेहतर करें। फिर आपने वो वाली फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करनी है जो कि पौधा 100% उनको मतलब अवेलेबल हो उनको, और आपके सस्ते खर्चे के साथ जो है ये चीजें जो है वो तैयार हो। अगली हम बात करते हैं डिजीज मैनेजमेंट इसकी कैसे करते हैं, या हमने इसको कैसे किया। देखें, जिस दिन हमने ये पौधा लगाया था उस वक्त हमने इसको गड़े निकाल के उसके अंदर ये पौधे लगाए थे, और उसके अंदर हमने प्रॉपर एक वैक्सीनेशन की थी। जैसे बचपन में हम छोटे थे तो हमें 7-8 किस्म की वैक्सीन का इस्तेमाल करवाया गया था कि ताकि उसकी एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में दाखिल हो जाए। जब ये पौधा लगाया गया उस वक्त हमने इसमें फंजीसाइड इस्तेमाल किए, इसमें वायरस सिनापेट का इस्तेमाल किया, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया, और साथ में हमने जो खासतौर पे बैक्टीरिया की थी डिजीज, उनको रोकने के लिए एलिमेंट शामिल किए। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अगर हमने 1000 पौधे लगाए थे, आज भी 990 पौधे जो हैं वो मौजूद हैं। उसकी रीजन सिंगल एक ये थी कि इसमें पपीते के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें रूट रट की बीमारी आती है, जिससे पौधा अचानक जो है वो सूख जाता है। ये बीमारी इसमें बहुत कॉमन है, और ये आती उस वक्त है जब आपकी जो पानी है वो तने के साथ मुसलसल टच करता रहता है। तो तने और रूट्स को अलग करने एक कॉलर होता है, उसके दरमियान जब वो फंगस एंटर हो जाती है, पौधा अचानक जो है वो सूख देता है। अगर ये आप तस्वीरें थोड़ी सी गौर से देखें तो इसके साथ साथ रेत भी हमने लगवाई है। वो रेत लगवाने हैं, उसके साथ मेडिसिन ऐड करने का फायदा ये होता है कि आपकी जो रूट रट की बीमारी है या डंपिंग ऑफ की बीमारी है वो कंट्रोल हो जाती है। अब एक चलते हैं हम फंजीसाइड का हम इस पे कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, फंजीसाइड 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जो कि वायरस के खिलाफ भी थोड़ी लड़ती हैं, अभी फंगस के खिलाफ भी और बैक्टीरियल डिजीज के खिलाफ भी। उसके लिए सबसे अच्छा आपके पास कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस सोगामाइसिन का जो है ना वो मिक्सचर होता है। नंबर 2 पे हमारे पास होती है जो पौधे के ऊपर अपनी एक लेयर बना के रखती है ताकि फंगस उसके अंदर, पत्ते से अंदर दाखिल ना हो। उसके लिए हमारे पास एंट्राकॉल है, सक्सेस है,
मैनकोजेब, मेटल एक्सेल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वो होती है जो पौधे के अंदर अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर जाती हैं, पूरे पौधे के अंदर रन करती हैं। उसमें हमारे पास ननोक आ जाती है, रिवस आ जाती है, और कासोमन है हमारे पास, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, स्कोर के नाम से है। इनका इस्तेमाल कभी भी आपने, अब ये नहीं है कि एंट्राकॉल शुरू किया तो आपने पूरा एक महीना उस पर एंट्राकॉल ही करते रहना है, नहीं। आपने अकॉर्डिंग टू द वेदर, सारी होती फंजीसाइड ही है, अकॉर्डिंग टू द वेदर और किस चीज की उसको जरूरत है, कौन सी बीमारी अटैक करेगी, उसको हमने प्रिवेंटिव के तौर पे करवानी है कम डोज के अंदर, और बदल बदल के करवानी है। ये रहनुमाई एक आपको अच्छा कंसल्टेंट या एक अच्छा डॉक्टर कर सकता है। क्योंकि देखें, अगर आपके 100 प्लांट भी जाया होते हैं ना, तो अगर आपका एक 4000 का प्लाट भी हो, फल देता हो ना, तो ये कैलकुलेशन आप जो खुद कर सकते हैं। इसी तरीके से जो इस पे इंसेक्ट अटैक करते हैं वो हमारे पास सकिंग इंसेक्ट। सकिंग इंसेक्ट जो है, इसमें हमारे पास आगे आ गया व्हाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, तेला वगैरह है। इसके लिए सिंपली आपने ये इंतजार में कर सकते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं इसके ऊपर जो इंसेक्ट्स के ऊपर, इसके ऊपर मैं तो जितने भी सकिंग इंसेक्ट्स हैं इसके ऊपर अटैक करते हैं, उसमें खासतौर पे हमारे पास व्हाइट फ्लाई आ जाती है, एफिड जेसड है, और थ्रिप्स है। इसको कंट्रोल करने के लिए याद रखिएगा, सबसे पहले ये अंडा होता है, फिर इसका निम्फ बनता है, और उसके बाद फिर ये अडल्ट्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। आपने जो इसमें मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, वो आपने इस तरह से करना है कि अंडे वाली जो है उनका अलग से इस्तेमाल करना है। जैसे अब आपकी व्हाइट फ्लाई आ गई है, और आपने ये इंतजार नहीं करना कि ये 4-5 एक पौधे पे होंगे अपना ईटीएल लेवल पे तो मैं फिर करूंगा। आपने महंगी फसल पे या टनल फार्मिंग वाली क्रॉस पे जब आपको एक भी नजर आ जाती है पत्ते के ऊपर, तो आपने इसके ऊपर स्प्रे करवा देना है। उसके लिए आप जैसे पेरीप्रॉक्सीफिन है, ये आपके अंडों को खत्म कर देती है। आप अगर इसके साथ ऊलाला को मिला लेते हैं या अदर देन इस तरह के जहर मिलाएंगे, तो उसके साथ में उसके अडल्ट्स भी खत्म हो जाएंगे। और कोशिश करें आपने उन वाली इंसेक्टिसाइड्स का जो है वो The recording has stopped. वो वाली आपने फंजीसा इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो। आपकी व्हाइट फ्लाई को भी खत्म करें, तेले को भी खत्म करें, और साथ में आपका जो है थ्रिप्स वगैरह भी खत्म हो। नॉर्मली हम वीक के अंदर जो है 2 स्प्रे इसके ऊपर रिकमेंड करते हैं, जो कि इंसेक्टिसाइड की हो और एक साथ में फंजीसाइड हो, और एक हम देते हैं न्यूट्रिएंट्स की जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं, साथ में एनपीके होता है, ताकि न्यूट्रिएंट्स भी पूरे रहे, बीमारी भी, बीमारी को हमने प्रिवेंटिव कंट्रोल करना है। अगर बीमारी आ गई तो उसका फिर जो है वो सोल्यूशन करना मुश्किल हो जाता है। और पपाया के अंदर तो खास तौर पे आपने इसको वेजिटेबल की तरह करना है, तो फिर इंशाल्लाह सक्सेस जो है वो जरूर मिलेगी।